तुम एक साधारण शिकारी हो, मुझसे नीच कुल के हो, फिर भी तुमने मुझसे बलपूर्वक विवाह कर लिया। मेरा विवाह एक बड़े राज्य के युवराज के साथ निश्चित हुआ था, परंतु अब मुझे तुम्हारे साथ इस वन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे कुल की कन्या का विवाह तुमसे निम्न कोटि के व्यक्ति के साथ होगा। सम्राट सुरेंद्र के दरबार में सबके मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। नटेश्वर नाम का नर्तक अपनी नृत्य कला से सबका दिल जीत रहा था। राजा सुरेंद्र की बहन युवराज्ञी चंद्रमुखी मोहित होकर उस नर्तक को देख रही थी। नटेश्वर के भी हाव भाव चंद्रमुखी को देखकर बदल रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। तभी चंद्रमुखी, आज तो तुमने बहुत अद्भुत नृत्य किया है नटेश्वर। मैं अपना सारा होश खोकर तुम्हें देख रही थी। तुम्हें नाचते हुए देख मेरे भी पैर थिरकने लगे थे। ये बात मत करो युवराज्ञी, यदि महाराज ने सुन लिया तो तुम्हें दंडित करेंगे। किसी युवराज्ञी को नृत्य करना शोभा नहीं देता। परंतु एक नर्तक की पत्नी तो नृत्य कर सकती है ना। नटेश्वर, अब तुम मेरे भ्राता से हमारे विवाह के विषय में बात कर लो। भ्राता तुमसे बहुत प्रसन्न है। मुझे थोड़ा समय चाहिए चंद्रमुखी। मैं एक सामान्य नर्तक हूँ, एक प्रकार से राजा का सेवक ही हूँ। सम्राट सुरेंद्र कभी हमारा विवाह नहीं होने देंगे। मुझे साम्राज्य में अपना एक स्थान बनाना होगा, जिसके बाद मैं सम्राट के सामने खड़े होकर तुमसे विवाह करने की बात कर सकूंगा। युवराज्ञी चंद्रमुखी और नटेश्वर बात कर रहे थे और सम्राट सुरेंद्र उनकी बातें सुन लेते हैं। वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और नटेश्वर, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरी प्रिय बहन से विवाह करने की बात कर रहे हो। एक सामान्य नर्तक हो तुम। हम जैसे राजा महाराजाओं का मनोरंजन करना ये तुम्हारा कार्य है, और तुम तो सम्राट की बहन से ही विवाह करने का स्वप्न देखने लगे। मैं जानता हूँ तुम युवराज्ञी से विवाह करके मेरी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो। कपटी और लोभी हो तुम। मैं कोई सामान्य राजा नहीं हूँ, 7 राज्यों के समूह का एक सम्राट हूँ। मेरे समक्ष तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। चले जाओ अभी मेरे राज्य से, और पुनः कभी मेरे 7 राज्यों के क्षेत्र में कभी दिखाई मत देना। भ्राताश्री, ऐसा मत कीजिए। मैं नटेश्वर से प्रेम करती हूँ। मैं भी उससे विवाह करना चाहती हूँ। वो कपटी नहीं है, वो सत्य में मुझसे प्रेम करता है। मौन हो जाओ चंद्रमुखी। मैं तुम्हारा विवाह कभी इस नृतक से नहीं करा सकता। नृतक, चले जाओ यहाँ से। भ्राताश्री, यदि मेरा विवाह नटेश्वर से नहीं हुआ तो मैं किसी अन्य से विवाह नहीं करूंगी। युवराज्ञी रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है। सम्राट, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। तुम्हारे कारण से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए। यदि तुम उसे अपने झूठे प्रेम जाल में नहीं फंसाते तो आज उसे रोना नहीं पड़ता। नहीं सम्राट, मेरा प्रेम झूठा नहीं है। हम दोनों सत्य में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, अभी के अभी। सम्राट का क्रोध देखकर नटेश्वर वहाँ से चला जाता है। सम्राट सुरेंद्र इस बात को लेकर बहुत विचलित होते हैं। वो बार बार युवरागी चंद्रमुखी को नटेश्वर से विवाह न करने की विनती करते हैं, परंतु चंद्रमुखी नहीं मानती है। सम्राट को भय लगने लगता है कि कहीं चंद्रमुखी नटेश्वर से विवाह करने के लिए भाग न जाए। सम्राट रात के समय नटेश्वर को मिलने बुलाते हैं और धोखे से उसकी हत्या कर देते हैं। जब चंद्रमुखी को ये बात पता चलती है तब, भ्राताश्री, आपने मेरे प्रेम की हत्या की है।
मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप मेरे सुख में बाधा बने, परंतु आपको अपने सम्राट होने का बहुत अहंकार है। आप कभी भी किसी के हृदय में बसे प्रेम को नहीं समझ सकते। मैंने नटेश्वर को अपनी आत्मा से अपना पति मान लिया था। अब जब मेरा प्रेम ही जीवित नहीं है तो मेरा भी अब इस लोक में कोई स्थान नहीं है। इस भूमि पर तो नहीं, परंतु स्वर्ग में तो हम दोनों अवश्य मिलेंगे और आप वहाँ हमें नहीं रोक पाएंगे। ऐसा कहकर चंद्रमुखी अपने प्राण त्याग देती है। अपनी बहन की मृत्यु से सम्राट सुरेंद्र को बहुत दुख होता है। कुछ साल बीत जाते हैं। सम्राट सुरेंद्र की पुत्री राजकुमारी प्रियदर्शिनी अब विवाह के योग्य हो जाती है। सम्राट सुरेंद्र अपने महागुरु से भेंट करके राजकुमारी के विवाह के विषय में बात करते हैं। गुरुदेव, मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके विवाह के लिए किसी उचित वर का सुझाव दें। सम्राट सुरेंद्र, मेरी दृष्टि में राजकुमारी के लिए इस समय एक ही उचित वर है, राजकुमार हेमराज। यहाँ से थोड़ी दूर ही एक राज्य है, हेमनगर नाम का राज्य। वहां का राजकुमार हेमराज ज्ञानी है, अद्भुत योद्धा है, सभी शस्त्र चला सकता है। वेद और शास्त्र और सभी पुराणों का भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है। सभी ओर से वो राजकुमारी प्रियदर्शिनी के लिए योग्य है। आपका कथन उचित है महागुरु, परंतु वो राज्य तो बहुत छोटा है। मैं एक इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट हूँ। इतने छोटे राज्य के राजकुमार के साथ मेरी पुत्री का विवाह करना क्या उचित होगा? तुम फिर से वही भूल कर रहे हो सम्राट सुरेंद्र, जो तुमने कई वर्षों पहले की थी। अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए तुम सदा किसी और को नीचा नहीं दिखा सकते। मुझे मान्य है कि राजकुमार हेमराज अभी केवल एक राज्य के राजकुमार हैं, परंतु धीरे धीरे वो अपने राज्य की सीमा अपने शौर्य और परिश्रम से अवश्य बढ़ाएंगे। तुमने भी तो अपने बल से ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। जी गुरुदेव, आप राजकुमार हेमराज को यहाँ आने का निमंत्रण भेजिए। हम एक बार भेंट कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार हेमराज सम्राट सुरेंद्र के राज्य में उनके साथ भेंट करने के लिए जाते हैं। महागुरु के सामने राजकुमारी प्रियदर्शिनी की सौंदर्य देखकर वो मन ही मन उसके साथ विवाह करने के लिए हाँ कह देते हैं। प्रियदर्शिनी को भी वो पसंद आते हैं। जब सम्राट सुरेंद्र वहाँ आते हैं और राजकुमार हेमराज को देखते हैं, तब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम जीवित कैसे? मैंने तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या की थी। क्या हुआ सम्राट? आप इससे पहले से जानते हैं? गुरुदेव, ये वही है जिसने वर्षों पहले मेरी प्रिय बहन के साथ विवाह करने का स्वप्न देखा था। इसका चेहरा उसके जैसा ही है। सम्राट, मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा था, तो मुझे कैसे पता होगा? सुरेंद्र की ये बात सुनकर और उसके महल में स्वर्गवासी युवरागी चंद्रमुखी का चित्र देखकर राजकुमार हेमराज को अपना पिछले जन्म याद आता है। हाँ, मैं वही हूँ दुष्ट सम्राट। यहाँ आने तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करने का सुझाव प्राप्त हुआ है, परंतु अभी तुम्हारी ही बातों से मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई हैं। मैंने उस समय भी अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दिया था, और मैं अब भी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं करवाऊंगा। निकल जाओ मेरे राज्य से। तुम जैसे छोटे राज्य के राजकुमार के लिए मेरे इस साम्राज्य में कोई स्थान नहीं है। परंतु पिताश्री, मुझे राजकुमार हेमराज पसंद है। मैं इनके साथ विवाह करने के लिए सज्ज हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ नहीं होने दूंगा। सम्राट सुरेंद्र, उस समय में केवल एक सामान्य नृतक था, परंतु मैं आपकी ही तरह एक राजा हूँ, युद्ध करना जानता हूँ, और मैं भी उस समय अकेला था। परंतु अब मेरे साथ मेरे 3 पुत्र हैं, जो युद्ध में तुम्हें मसल कर रख देंगे। सम्राट सुरेंद्र, तुम फिर वही भूल कर रहे हो।
जो तुमने उस समय की थी। ऐसा अनर्थ मत करो। सुरेंद्र महागुरु की बात नहीं मान रहा है। ये देखकर महागुरु चले जाते हैं। सम्राट, तुमने पूर्व जन्म में तो मेरा विवाह अपनी बहन के साथ तो नहीं होने दिया, परंतु इस जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करके रहूंगा। अभी के अभी मेरी दृष्टि के सामने से चले जाओ, अन्यथा मैं फिर तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राजकुमार हेमराज, मेरा आपसे अनुरोध है, आप कृपया यहाँ से चली जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपके प्राणों पर संकट आए। राजकुमारी प्रियदर्शनी की विनती को राजकुमार हेमराज टाल नहीं सके और वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिलते हैं। राजकुमार ऋषि को सभी घटना बता देते हैं। सम्राट सुरेंद्र के अहंकार ने अब सीमा पार कर ली है। मनुष्य की हत्या करना उन्हें इतना सामान्य कैसे लग सकता है? राजकुमार, अब समय आ गया है कि सम्राट सुरेंद्र को प्रेम की शक्ति का परिचय दिया जाए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि केवल साम्राज्य और संपत्ति होना ही सब कुछ नहीं होता। मेरे पास एक योजना है। तुम्हें किसी कलाकार की जरूरत होगी जो हम मनुष्यों की तरह मुखौटा बना सके। उस कलाकार से तुम सुरेंद्र के तीनों पुत्र और राजकुमारी के ऐसे मुखौटे बना लो जिसे देखकर लगे कि वो स्वयं वहां बैठे हों। हमें उनके केवल सर चाहिए, जिन्हें तुम सम्राट सुरेंद्र के पास भेज सको। उससे क्या होगा ऋषिवर? राजा को ऐसा लगेगा कि उनके संतानों के कटे हुए शीश उसे भेजे गए हैं और उनके सभी संतानों की मृत्यु हो गई है। जैसे ही अपने संतानों की मृत्यु के समाचार राजा सुनेंगे, उसे ये एहसास हो जाएगा कि सत्ता और संपत्ति से कुछ नहीं होता। हेमराज ने ऋषिवर की बात मानी। ऋषिवर ने जैसा कहा था वैसा ही करता है। हेमराज सुरेंद्र के चारों संतानों के खून से भरे कटे हुए के सर के पुतले सुरेंद्र के पास भेज देता है। अपने संतानों की मृत्यु हुई है, ये सोचकर सुरेंद्र पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी उसे वही ऋषि मिले जो पहले हेमराज को मिले थे। ऋषिवर, इस पूरी धरती पर आज मेरे जितना दुखी और अभागी और कोई नहीं है। मेरे चारों संतानों की आज मृत्यु हो गई है। मैं उस कपटी राजकुमार हेमराज को नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास है मेरे संतानों की उसी ने हत्या की है। मैंने अपनी पुत्री का उसके साथ विवाह मान्य नहीं किया। इस कारण से क्रोध में आकर उसने मेरी संतानों की हत्या की है। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है सुरेंद्र। तुम्हारे तीनों पुत्र और राजकुमारी जीवित है और सुरक्षित है। तभी तीनों राजकुमार, राजकुमारी, प्रियदर्शनी और हेमराज वहाँ आते हैं। मेरे पुत्र पुत्री, तुम सब जीवित हो। मैं तो तुम सबके कटे हुए सर देखकर भयभीत हो गया था ऋषिवर, परंतु ये कैसे संभव है? मुझे तो इनके कटे हुए सर मिले थे और ये सब यहाँ कैसे आ गए? पिताश्री, आपका क्रोध और अहंकार अब सीमा पर हो गया है। आप सबको अपने से कम समझते हैं। राजकुमार हेमराज के साथ मुझे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपने अपने सम्राट होने के अहंकार में उनका अपमान कर दिया। ऋषिवर ने राजकुमार हेमराज से कहा था कि यदि आपके अहंकार का अंत करना है तो आपको इस बात का एहसास दिलाना होगा कि सत्ता और संपत्ति सब कुछ नहीं होती। हमारे मुखौटे बनाकर आपको भेजने की योजना ऋषिवर की ही थी। राजकुमार हेमराज ने मुझसे गुप्त भेंट करके मुझे इस योजना के बारे में बताया था और मैंने इसे अपने भाइयों को बताया और उन्होंने भी हमारे साथ दिया। परंतु ऋषिवर, ये बार बार मेरे सपने में क्यों आते हैं? इसे मेरे बहन या पुत्री के साथ ही विवाह क्यों करना है? ये तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई बात है सुरेंद्र। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक साधारण शिकारी थे। एक बार एक राजकुमारी जा रही थी। उसका सौंदर्य देखकर तुम उस पर मोहित हो गए और तुमने
बलपूर्वक उसके साथ विवाह कर लिया। तब तुम एक साधारण शिकारी हो, मुझसे नीच कुल के हो, फिर भी तुमने मुझसे बलपूर्वक विवाह कर लिया। मेरा विवाह एक बड़े राज्य के युवराज के साथ निश्चित हुआ था, परंतु अब मुझे तुम्हारे साथ इस वन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे कुल की कन्या का विवाह तुमसे निम्न कोटि के व्यक्ति के साथ होगा। उस राजकुमारी के पीड़ित हृदय से निकला वो श्राप फलीभूत हुआ है राजन। इसलिए तुम्हारी बहन एक नृतक से विवाह करना चाहती थी। तुमने उस नृतक की हत्या कर दी, परंतु वो नृतक पुनर्जन्म लेकर आया है। मेरा तुम्हारा अनुरोध है कि तुम अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार हेमराज से करवा दो। यही उचित रहेगा। यदि तुमने अपनी पुत्री से इसका विवाह नहीं किया तो आगे चलकर तुम्हारी पोती या पड़पोती से इसका विवाह हो जाएगा। जब तक इसका विवाह तुम्हारे कुल के किसी कन्या के साथ नहीं होता, तब तक ये पुनर्जन्म लेकर धरती पर आता ही रहेगा। अपनी संतानों की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हें समझ आया होगा कि सत्ता और संपत्ति तो नाशवंत होती है, असली होता है प्रेम। यदि इस जीवन में प्रेम नहीं हो तो बाकी किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। सम्राट सुरेंद्र, आप सही कह रहे हैं ऋषिवर। मैंने अपने क्रोध और अहंकार में आज तक कई लोगों को आहत किया है। आज जब अपने संतानों की मृत्यु अपनी दृष्टि के सामने देखी, तब सबसे पहले मेरे मन में विचार आया कि अब मेरे इस इतने बड़े साम्राज्य का कोई उपयोग नहीं है यदि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री मेरे साथ नहीं। राजकुमार हेमराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए सज्ज हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मेरे अहंकार के कारण मैंने अपनी प्रिय बहन को खो दिया। सम्राट सुरेंद्र, आप बहुत बड़े राजा हैं। मैं आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि राजकुमारी प्रियदर्शनी को कभी भी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। मैं सदा उन्हें आनंदित और प्रसन्न रखूंगा। पूर्व जन्म में भी युवराज्ञी चंद्रमुखी को यही वचन दिया था कि मैं सदा ही उनकी खुशी के बारे में सोचूंगा। चंद्रमुखी मुझे इस विश्व का सबसे बड़ा नृतक बना हुआ देखना चाहती थी। उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति से नहीं, मेरी कला और मेरे हृदय से प्रेम किया था। यदि उस समय आप हमारे प्रेम को समझ जाते तो कदाचित आपकी प्रिय बहन आज आपके साथ होती। अब समय आ गया है, आप अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार हेमराज के साथ करके वानप्रस्थ के लिए चले जाएं। अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर आप अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो जाइए। आपकी निवृत्ति का यही उचित समय है। जी ऋषिवर, मैं शीघ्र अतिशीघ्र मेरी पुत्री का विवाह कर देता हूँ। चलो पुत्रों, हम सब अपने राजमहल जाकर राजकुमारी प्रियदर्शनी के भव्य विवाह का आयोजन करते हैं। सम्राट सुरेंद्र राजकुमारी प्रियदर्शनी और राजकुमार हेमराज का विवाह कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद सम्राट सुरेंद्र अपना राजपाट त्याग देते हैं और अपने राज्य का भार अपने पुत्रों को देकर वन में वास करने के लिए चले जाते हैं। मुनिवर, इस चित्र में जो ऊपर की रेखा है, जो नीचे से ऊपर जा रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं, इसका अर्थ है हमें युवा काल में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम अपना बुढ़ापा आसानी से जी सकते हैं। और नीचे की रेखा नीचे से ऊपर जा रही, इसका अर्थ है कि यदि हमें युवा काल में मेहनत नहीं की तो हमारा बुढ़ापा काटने के लिए हमें बहुत श्रम करने पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण आप में उतनी शक्ति नहीं होती। पुत्र, तुमने इस सवाल का जवाब भी सही दिया है। एक ही चित्र बाकी है। मुझे विश्वास है कि उसका उत्तर भी तुम सही दोगे। सुंदरबन राज्य के महाराज विजयवीर बहुत चिंता में होते हैं। तभी पिताश्री, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। क्या बताऊं बेटी, चिंता में तो हूँ। बेटी, मैं अब वृद्ध हो रहा हूँ। मेरे बाद
हमारे इस राज्य का भार कौन उठाएगा? कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी? पिताश्री, आपको पुत्र नहीं है, इस बात से आप दुखी हो गए हैं? नहीं पुत्री, मैं दुखी नहीं हूँ। बेटी तो सद्भाग्य से प्राप्त होती है, परंतु मुझे अपने राज्य की चिंता है। तुम तो विवाह करके अपने घर चली जाओगी। मेरे बाद इस राज्य का कार्यभार किसी को तो उठाना ही होगा ना। आपकी चिंता उचित है पिताश्री, परंतु अब आप क्या कर सकते हैं? यही तो चिंता है बेटा। एक तो उस पड़ोसी राज्य का राजकुमार श्याम सुंदर तुमसे विवाह करके हमारे राज्य को हड़पना चाहता है। उसने कई बार पहले भी मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने तुम्हारा विवाह उससे नहीं करवाया तो हमारे राज्य पर आक्रमण करेगा। परंतु वो अज्ञानी और अधर्मी है, अपनी प्रजा से प्रेम नहीं करता, प्रजा के सुख में अपना सुख नहीं देखता, बल्कि प्रजा को सुख प्राप्त करने का साधन समझता है। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हारा विवाह उससे नहीं कराऊंगा। तुम्हारे लिए मुझे ऐसा वर चाहिए जो धर्मपरायण हो और ज्ञान का भंडार हो। राजनीति में कई बार ऐसा अवसर आता है कि कुछ गुप्त बातों को केवल अपनी बुद्धि से समझना पड़ता है। इसलिए वो ऐसा होना चाहिए जो बात के पीछे छिपी हुई हर बात को समझ सके। दोनों बातें कर रहे थे, तभी पड़ोसी राज्य का राजकुमार श्याम सुंदर वहां आता है। अरे वाह, मेरी भावी पत्नी और उसके पिताजी का प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। पुत्री, तुम अपने कक्ष में चली जाओ, इससे मैं बात करता हूँ। राजकुमार श्याम सुंदर, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? क्या प्रयोजन है तुम्हारा आज फिर यहाँ आने का? इसमें कष्ट कैसा महाराज? ये तो मेरा होने वाला ससुराल है। अब मैं यहाँ तो कभी भी आ जा सकता हूँ। तुम जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैं कभी अपनी पुत्री का विवाह तुमसे नहीं करवाऊंगा, और ये तुम भी जानते हो। महाराज, आपको तो पता है कि यदि आपने मेरा विवाह राजकुमारी भानुमति से नहीं करवाया तो मैं आपके राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। हाँ पता है, मैंने यदि अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाया तब भी तुम मेरा राज्य हड़प लोगे। तुम मेरी पुत्री से विवाह इसी कारण करना चाहते हो क्योंकि तुम मेरा राज्य अपने राज्य से जोड़कर अपने राज्य की सीमा बढ़ा सको। अर्थात आपको मेरी योजना के बारे में पहले से ही पता है। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया है तो आप शीघ्र ही मेरा विवाह आपकी पुत्री से करवा दीजिए। महाराज विजयवीर, आपका कोई पुत्र नहीं है। आपके बाद आपका उत्तराधिकारी तो आपका जमाई ही बनेगा। आप किसी के साथ तो आपकी पुत्री का विवाह करेंगे, तो मैं क्यों नहीं? मैं शीघ्र ही बारात लेकर आपके राज्य में विवाह करने आऊंगा। आप विवाह के आयोजन के लिए सज रहना। राजकुमार श्याम सुंदर, आपका घमंड ये शब्द बोल रहा है, परंतु याद रखो, तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास एक दिन अवश्य टूटेगा। तुम मेरी पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाओगे। मेरा जमाई तो एक ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही बनेगा। महाराज विजयपुर की बात सुनकर राजकुमार श्याम सुंदर क्रोधित होकर चला जाता है। राजकुमार श्याम सुंदर की बात सुनकर महाराज विजयवीर और भी ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। वो चिंता से एक वन में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मुनिवर मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर। राजन, आपका मुख देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसी क्या समस्या है आपके सामने जिसका निवारण करना आपके लिए कठिन हो गया है? क्या बताऊं मुनिवर, मुझे अपने राज्य की बहुत चिंता हो रही है। मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है। वो तो विवाह करके चली जाएगी, फिर मेरा उत्तराधिकारी बनकर मेरे राज्य का भार कौन उठाएगा? मेरे पड़ोसी राज्य का अधर्मी राजकुमार मेरी पुत्री से विवाह करके मेरे राज्य को हड़पना चाहता है।
उसने मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने मेरी पुत्री का विवाह उससे नहीं करवाया तो वो राज्य पर आक्रमण कर देगा। इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा हूं मैं मुनिवर। समस्या तो है, परंतु राजन, जहां समस्या उत्पन्न होती है वहां उसका समाधान भी होता है। तुम्हें पुत्र नहीं है, परंतु शास्त्रों में लिखा है कि यदि किसी को पुत्र ना हो तो उसका जमाई उसके पुत्र के स्थान पर होता है। तुम अपनी पुत्री का विवाह जिस वर के साथ करोगे वही तुम्हारा उत्तराधिकारी बन सकता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है मुनिवर? हाँ राजन, तुम अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करो और अपने जमाई को अपना उत्तराधिकारी बनाओ। हाँ मुनिवर, परंतु मुझे एक ऐसा व्यक्ति जमाई के रूप में चाहिए जो सर्वज्ञानी हो। इसलिए मैं अपने पुत्री का स्वयंवर करना चाहता हूँ। स्वयंवर में ऐसी प्रतियोगिता रखूंगा कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही उसे जीत पाएगा। नहीं राजन, प्रतियोगिता तो कोई योद्धा जीत सकता है। तुम्हें यदि किसी ज्ञानी की तलाश है तो तुम्हें स्वयंवर में उनके लिए कुछ प्रश्न पूछने होंगे जिनके उत्तर सामान्य न हो। अर्थात मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। राजन, तुम्हें स्वयंवर में ऐसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछने होंगे जिनका उत्तर तुम्हें सरलता से देना मुश्किल हो। उन प्रश्नों में छिपे ज्ञान को उन्हें पहचान कर तुम्हें बताना होगा। विचित्र प्रश्न? परंतु मुनिवर, मैं उन्हें कौन से विचित्र प्रश्न पूछूं? मेरे ध्यान में तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं है जो विचित्र हो। उसके विषय में विचार करना होगा। मुनिवर, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। आप तो बहुत ज्ञानी हैं। यदि आप ही स्वयंवर में आकर वहां उपस्थित राजकुमार से 4 विचित्र प्रश्न पूछेंगे तो मुझे उचित राजकुमार का चयन करने में आसानी होगी। उचित है, आप स्वयंवर का आयोजन कीजिए। मैं समय पर अपने 4 विचित्र प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद महाराज विजयवीर अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। दूर दूर के राजा और युवराजों को स्वयंवर का निमंत्रण दिया जाता है। स्वयंवर के दिन राजकुमार श्याम सुंदर भी आता है। स्वयंवर का आयोजन किया है महाराज विजयवीर ने। कोई बात नहीं, इस पूरे स्वयंवर में मेरे जितना समर्थ और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए मैं स्वयंवर अवश्य ही जीतूंगा और राजकुमारी भानुमति से विवाह करके सुंदरबन को अपने राज्य का हिस्सा बना लूंगा। स्वयंवर में भाग लेने के लिए यहाँ आए सभी राजकुमारों और युवराजों का मैं स्वागत करता हूँ। जो भी इस स्वयंवर को जीतेगा उसी के गले में राजकुमारी भानुमति वरमाला पहनाएंगी। इसमें इतनी क्या समस्या है महाराज विजयवीर? मेरे जैसे समर्थ योद्धा के होते हुए राजकुमारी को किसी और के गले में वरमाला डालने की क्या आवश्यकता है? ये स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा। अपने आत्मविश्वास के अश्व को थोड़ा बांध कर रखिए राजकुमार श्याम सुंदर। कहीं ऐसा न हो कि ये प्रतियोगिता का स्वरूप सुनकर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। तभी वहाँ मुनिवर आते हैं। उनके हाथ में कुछ चित्र होते हैं जिन्हें सेवक 4 चौखटों पर रखकर चले जाते हैं। राजकुमारों, यहाँ पर 4 चित्र रखे हैं। आपको उन चित्रों को देखकर उनका अर्थ बताना है। ये क्या उपहास है महाराज विजयवीर? ये चित्र रखकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? स्वयंवर में तो मल्ल युद्ध, धनुर्विद्या ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है। ये सब क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था राजकुमार श्याम सुंदर कि अपने आत्मविश्वास पर थोड़ा बांध लगाइए। अब मुनिवर आप सबसे इन चित्रों के माध्यम से 4 प्रश्न पूछेंगे। जो भी राजकुमार उन प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुनिवर बोलने लगते हैं। राजकुमारों, ये जो पहला चित्र है इसमें एक अंधा व्यक्ति गेहूं पिस रहा है। जो आटा बाहर आ रहा है वो एक कुत्ता खा रहा है। इसका अर्थ क्या है?
दूसरे चित्र में 4 व्यक्ति एक दूसरे के घर में अपने घर का कूड़ा फेंक रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? तीसरे चित्र में 2 रेखाएं नजर आ रही हैं। एक नीचे से ऊपर जाकर फिर नीचे आ रही है और उसके विरुद्ध दूसरी ऊपर से नीचे जाकर फिर नीचे जा रही है, जिस पर 2 मनुष्य बैठे हैं। आप सभी को इसका अर्थ क्या है वो बताना है। और सबसे अंत में गुड़ की डली रखी हुई है, जिस पर कई सारी मक्खियां मंडरा रही है। इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। एक एक करके राजकुमार यहाँ चित्र के नजदीक आकर चित्र का परीक्षण करके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये कैसा विचित्र सवाल है मुनिवर? विचित्र है, परंतु यही स्वयंवर की प्रतियोगिता है राजकुमार। यदि आप में इन प्रश्नों के उत्तर देने की बुद्धि हो तो आप इनके उत्तर दीजिए। एक एक करके राजकुमार उन चित्रों को नजदीक जाकर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। श्याम सुंदर पहले चित्र के पास जाकर, ये कैसा चित्र है महाराज? एक अंधे को यदि आटा पीसने को कहा जाए तो कुत्ता तो आकर उसे खाएगा ही। इसमें क्या अजीब है? ये दूसरा चित्र, इसमें सब लोग एक दूसरे के घर में कूड़ा फेंक रहे हैं। इसका अर्थ हो सकता है यही कि अपना घर स्वच्छ रखने के लिए दूसरों का घर हमें खराब नहीं करना चाहिए। ये आपका तीसरा चित्र, इसमें ये 2 रेखाएं हैं जिस पर 2 मनुष्य बैठे हैं। इसका तो कोई अर्थ नहीं है। ये चित्र तो पूरी तरह से अर्थहीन है। और इस चौथे चित्र में गुड़ रखा है। अब यदि गुड़ को ऐसे खुला रखा जाएगा तो उस पर मक्खियां बैठती ही हैं। इन चित्रों में ऐसा क्या विशेष है? नहीं राजकुमार, आपने इन चित्रों का सही अर्थ नहीं बताया है। मैंने बहुत दिन अभ्यास करके ये चित्र बनाए हैं, पर इन सभी चित्रों के अर्थ हैं, परंतु आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इन चित्रों के सही अर्थ को पहचान पाए। मुनिवर, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं राजकुमार, मैं केवल आपको दर्पण दिखा सकता हूँ। राजकुमार श्याम सुंदर, आप मुनिवर से इस किस भाषा का प्रयोग करके बात कर रहे हैं? आप विजेता नहीं बन पाए, इसमें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। श्याम सुंदर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। बहुत देर हो जाती है, परंतु कोई भी राजकुमार मुनिवर द्वारा पूछे गए विचित्र सवालों के जवाब नहीं दे पाता। राजकुमारी भानुमति और महाराज विजयवीर को अब बहुत चिंता होने लगती है। पिताश्री, अब तक कोई भी राजकुमार प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। यदि आप कोई भी स्वयंवर में विजय नहीं हो पाया तो मेरा स्वयंवर अपूर्ण रह जाएगा और फिर आगे कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा। मुझे दुर्भाग्यवश उस कपटी श्याम सुंदर से विवाह करना पड़ेगा। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं होगा। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। इस विशाल राज्य में कोई तो ऐसा होगा जो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। मुनिवर, अब हम क्या करें? सभी राजकुमार पराजित हो गए हैं। राजन, तुम्हारा होने वाला जमाई एक राजकुमार हो ये आवश्यक तो नहीं है। कोई सामान्य युवक भी तो बुद्धिमान हो सकता है। आप अपनी प्रजा में घोषणा करवा दीजिए कि कोई भी बुद्धिमान युवक नगर में स्वयंवर में सम्मिलित हो सकता है। मुनिवर की आज्ञा अनुसार महाराज विजयवीर राज्य में घोषणा करवाते हैं। राजकुमारी से विवाह करने के लालच से बहुत युवान आकर चित्रों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, परंतु असफल हो जाते हैं। फिर एक सुधाकर नाम का भेड़ बकरियां पालने वाला युवान वहां आता है। असल में उसकी एक बकरी भागकर राजमहल में आई थी। उसे खोजने के लिए सुधाकर वहां आया था। ये देखकर विजयवीर उसे चित्र के सामने जाने को कहते हैं। युवान, आओ और इन चित्रों के अर्थ बताओ। सुधाकर पहले चित्र के पास जाता है। सुधाकर चित्रों को देखता है। महाराज, इस चित्र में एक अंधा व्यक्ति गेहूं पीस रहा है और कुत्ता आटा खा रहा है। इसका अर्थ है कि यदि किसी दूरदृष्टिहीन व्यक्ति को राज्य का भार सौंपा जाए तो राज्य के शत्रु बड़ी ही सरलता से उसके प्रजा का शोषण कर अनुचित लाभ ले सकते हैं।
इसलिए सिंहासन पर सदा ही उस व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो पूरी सजगता से राज्य चला सके। उत्तम पुत्र सुधाकर, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब दूसरे चित्र के बारे में बताओ। इस चित्र में क्या अर्थ छुपा है? मुनिवर, इस चित्र में ये 4 लोग अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में फेंक रहे हैं। पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के और फिर चौथा पहले के। इसका अर्थ है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे पास जरूर वापस आते हैं, इसलिए हमें सदा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा। अद्भुत पुत्र, तुमने सही उत्तर दिया है। अब तीसरे चित्र का अर्थ बताओ। मुनिवर, इस चित्र में जो ऊपर की रेखा है जो नीचे से ऊपर जा रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं, इसका अर्थ है हमें युवा काल में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम अपना बुढ़ापा आसानी से जी सकते हैं। और नीचे की रेखा नीचे से ऊपर जा रही, इसका अर्थ है कि यदि हमें युवा काल में मेहनत नहीं की तो हमारा बुढ़ापा काटने के लिए हमें बहुत श्रम करने पड़ते हैं, जो कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण आप में उतनी शक्ति नहीं होती। पुत्र, तुमने इस सवाल का जवाब भी सही दिया है। एक ही चित्र बाकी है। मुझे विश्वास है कि उसका उत्तर भी तुम सही दोगे। मुनिवर, इस चित्र में जो गुड़ की डली है उसके आसपास काफी मक्खियां घूम रही हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य के पास जब तक धन हो, उसके पास प्रसिद्धि हो, तब तक उसके पास लोगों का आना जाना रहता है। जब उसके पास धन समाप्त हो जाता है तब सब उससे मुंह फेर लेते हैं और गुड़ समाप्त होने पर मक्खियां किसी दूसरे गुड़ की तलाश में चली जाती हैं। अर्थात मनुष्य का धन संचय यदि समाप्त हो जाए तो स्वार्थ से भरे लोग भी उससे दूर चले जाते हैं। यही सत्य है। अद्भुत पुत्र, तुम में बहुत कमाल की प्रतिभा है। राजन, इस युवक सुधाकर ने हमारे चारों विचित्र प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यही आपका उत्तराधिकारी बनने के लिए पूर्णतः योग्य है। आपको राजकुमारी का विवाह इसी से करवाना चाहिए। मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ विवाह करने नहीं आया था। मैं तो एक सामान्य भेड़ बकरी पालने वाला गरीब मनुष्य हूँ। मैं राजकुमारी से विवाह कैसे कर सकता हूँ? मेरी एक बकरी गलती से राजमहल में आई थी। मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया था। महाराज ने मुझे उन चित्रों में छुपे सवालों के उत्तर देने को कहा, इसलिए मैंने प्रयास किया। राजकुमारी से विवाह करने का मेरा कोई आशय नहीं था। सुधाकर, तुम सत्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे अपने राज्य का भार सौंपने के लिए तुम जैसे एक युवान की ही खोज थी। तुम यदि मेरी पुत्री से विवाह करके मेरे जमाई बन जाते हो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। परंतु महाराज, मुझे राजपाट के विषय में कुछ भी नहीं पता। राज्य चलाने के लिए युद्ध कौशल की भी जरूरत होती है। राजनीति का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मुझे ये कुछ भी नहीं आता। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा पुत्र। तुम केवल मेरी पुत्र से विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दो। मुनिवर और महाराज विजयवीर के अनुरोध का मान रखते हुए सुधाकर राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कह देता है। मुनिवर के आशीर्वाद से राजकुमारी भानुमति और सुधाकर का विवाह हो जाता है। महाराज विजयवीर सुधाकर को सभी आवश्यक विद्याएं सिखा देते हैं। कुछ समय के पश्चात महाराज विजयवीर सुधाकर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। सामान्य सुधाकर को राजा बना हुआ देखकर प्रजा भी प्रसन्न हो जाती है। जो 4 सवाल सभी को विचित्र लग रहे थे, वही विचित्र सवाल सुधाकर को राज्य का राजा बना देते हैं।